हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पर हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर है आपका 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन समझना, अच्छे से समझना, जानना और सारी चीजों को क्या करना, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो लास्ट चैप्टर था, थ्योरी पार्ट पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी क्या है सर, एग्जाम में क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर आपको सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्या करो, आप अपने मन में एक बार आंसर रिकॉल जरूर करो। क्लियर? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, आई लास्ट दी क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको अपने मन में आंसर जो है वो पहले लगाना है, ठीक है, फिर मैं भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे होगा क्या कि आपका रिवीजन होते जाएगा। फाइन। तो देखो क्या है निंजा टेक्निक, मैच द फॉलोइंग में पहले आप कॉलम ए पढ़ोगे, फिर कॉलम बी पढ़ोगे आप। तो कॉलम ए और कॉलम बी पढ़ते हैं। चलो, तो सूबेदार हो गया, फौजदार हो गया, इजारदार हो गया, मिस्ल हो गया, चौथ, कुनबीज और उमरा, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे कितने? 7 हैं। ठीक, इधर देखो, अगर कॉलम बी देखें तो रेवेन्यू फार्मर, हाई नोबल के बाद में प्रोविंशियल गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर के बाद में मराठा पीजेंट वॉरियर्स, मुगल मिलिट्री कमांडर्स, अ बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स, टैक्स लीव्ड बाय मराठास। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी 7 है, तो मतलब ये बराबर है। चलो ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सूबेदार, अब आपको पता है कि आपने सूबेदार इधर पढ़ा और इधर आपने जब सारी चीजें पढ़ी तो आपको समझ में आएगा क्या कि सूबेदार क्या होता था, गवर्नर, तो प्रोविंशियल गवर्नर मतलब एक सूबा का जो गवर्नर होता था, प्रोविंशियल गवर्नर हो गया। फिर क्या है, फौजदार। अब फौज शब्द आ गया उसमें, मतलब मिलिट्री कमांडर है, तो यहां पे आप मिलिट्री कमांडर लगा देंगे। मुगल आर्मी में जो मिलिट्री कमांडर होता था उसे फौजदार कहा जाता था। फिर क्या है, इजारदार। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थी, जैसे कहां पे जो बाद में अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करती 18th सेंचुरी में, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, तो वो इजारदारी सिस्टम को लाए थे। इजारदार मतलब क्या है, रेवेन्यू फार्मर्स। ध्यान आया ना कुछ, रेवेन्यू फार्मर्स, तो इजारदार आपने यहां रेवेन्यू फार्मर्स में लगा दिया। मिस्ल या फिर जत्था, ध्यान आया कुछ, मिस्ल या फिर जत्था, तो ये सिख जो स्टेट बने थे उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिख वॉरियर से जुड़ा हुआ है मिस्ल। अब देखो जरा यहां पे क्या है, बैंड ऑफ सिख वॉरियर, तो ये मिस्ल में आप बैंड ऑफ सिख वॉरियर लगा दोगे। चौथ जो है टैक्स लगाया जाता था 1/4, किसके टाइम पीरियड में, मराठास के टाइम पीरियड में। तो यहां देखो कहां पे क्या है, तो टैक्स लिव्ड बाय मराठास, तो ये चौथ आपने यहां लगा दिया। अब क्या है, अब जैसे अगर आप देखेंगे तो कुनबीज है और उमरा है। अब आपको अगर ध्यान हो तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज, कुछ पीजेंट्स जो थे वो मराठा आर्मी की बैकबोन कहलाते थे। वो कौन थे? कुनबीज। तो ये मराठा पीजेंट वॉरियर्स, ठीक है, पीजेंट वॉरियर्स। अब ये सबसे आसान हो जाता है कि लास्ट का जो क्वेश्चन बचता है उसको हम किससे लगा देंगे, लास्ट का जो आंसर बचेगा, ठीक है, 1 नंबर यहां पे फ्री में मिलता है अगर आपने सही लगाए हैं सारे तो। क्लियर? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, उमरा जो है तो ये कौन थे, तो हाई नोबल जो हुआ करते थे मुगल कोर्ट में, उन्हें उमरास कहा जाता था। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट मैच दी कॉलम, मैच दी फॉलोइंग हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखते हैं, आगे और क्या क्वेश्चन है। फिलप्स आ गए, ठीक, कितने हैं फिलप्स? 4 हैं। अब चारों फिलप्स के क्वेश्चन पहले पढ़ो, एक बार क्वेश्चन देखो और सोचो कि आपसे खुद से बन रहा है नहीं बन रहा है। तो पहले क्या है, यहां पे औरंगजेब फॉट अ प्रोटेक्टेड वॉर इन, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे, और प्रोटेक्टेड मतलब क्या है कि कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने लड़ाई कहां पे, औरंगजेब के टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर कहां पे एक्सपेंड हुआ था, थोड़ा सा सोचो, ठीक है, लॉजिक लगाओ, मैंने आपको बताया था भी, समझाया था भी। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में डेक्कन जो है, डेक्कन वाले रीजन में एक्सपेंशन होता है, तो यहां पे आप क्या लिख दो, बेधड़क होके डेक्कन लिख दो। क्लियर? तो ये डेक्कन हो गया। तो औरंगजेब ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कहां पे लड़ी थी, डेक्कन के लिए। क्लियर? अगला क्या है, उमरा एंड जागीरदार्स कंस्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल डैश। अब आप देखो इसमें मुगल एम्पायर भी लिख सकते हो, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे देखोगे उमराज और जागीरदार, तो ये जो नोबल्स होते थे, ठीक है, जो जागीरदार होते थे, जो एक स्पेसिफिक जागीर जो होती थी, जो एक लैंड ग्रांट होता था, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का रूल संभालते थे ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि उमरा एंड जागीरदार कंस्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रहेगा। क्लियर है? ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा। अब ये दोनों क्वेश्चन आंसर आपको अपनी बुक में क्या करते जाना है, आंसर अपनी बुक में लिखते जाना है साथ ही साथ में, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। अब अगर अगला देखें हम तो अशरफ जहां फाउंडेड दी हैदराबाद स्टेट इन डैश, ठीक है।
अब क्या होता है, अशरफ जहां फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन डैश, तो यहां पे अब क्या है, ईयर पूछ रहे हैं, वो कौन से ईयर में। अब जरा ध्यान दोगे अगर आप, तो हमने पहले हैदराबाद को ही पढ़ा था, हैदराबाद के बाद में फिर हमने जब चैप्टर में सीक्वेंशियली पढ़ते आ रहे थे सारी चीजें, तो हैदराबाद पढ़ा आपने, अवध पढ़ा और बंगाल पढ़ा। तो ईयर यहां पे आप 1724 ये ईयर ध्यान रखना। 1724 में अशरफ जहां ने, मतलब औरंगजेब के टाइम पीरियड में पहुंचा दिया गया था, उसके बाद में औरंगजेब की डेथ के बाद उन्होंने अपनी खुद की अशरफ जाही डायनेस्टी जो थी यहाँ पे फॉर्म कर ली थी। ठीक है, हैदराबाद वाला जो पूरा एरिया है, तो हैदराबाद स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट वॉज, अब आपको हैदराबाद का तो पता चल गया, अशरफ जहां। ठीक है, एक होमवर्क में देता हूं, बंगाल का आप बताएंगे मुझे कौन था फाउंडर। ठीक है, अब यहां पे क्या आ गया, फाउंडर ऑफ अवध, अवध कौन था, तो बुरहान उल मुल्क शहादत खान। ठीक है, शहादत अली खान जो था, तो यहां पे आप बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, ठीक है, मुल्क मतलब क्या होता है, नेशन, बुरहान उल मुल्क, क्या नाम था, शहादत खान, शहादत खान, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, ये आंसर आप लिख लो, अपनी बुक में आंसर लिख लो सारे, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इजीली चीजों को रिवाइज कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हैं। क्लियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिलअप्स। तो हमारे फिलअप्स भी कंप्लीट हो गए। अब अगर आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे पास में क्या आता है, अब हमारे पास में ट्रू फॉल्स आते हैं। ट्रू फॉल्स भी क्या है, इंटरेस्टिंग है। अब चलो तो ट्रू फॉल्स को देखते हैं, हम समझते हैं। तो ट्रू फॉल्स में देखो क्या क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, 4 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे भी, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, नादिर शाह बंगाल में गया था या फिर दिल्ली में गया था, जरा सोचो 2 मिनट के लिए, नादिर शाह ने कहां पे इन्वेड किया था। ठीक है, बंगाल या फिर दिल्ली। तो अब आपको सही आंसर पता है, तो अगर ये गलत लिखा हो तो इसके आगे क्या लिख दो, जल्दी से फॉल्स लिख दो। सवाई राजा सिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर, इंदौर के रूलर थे क्या ये, नहीं, इंदौर के तो नहीं थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बंगाल की फाउंडेशन किसने रखी है। दूसरा क्वेश्चन और ले लो कमेंट सेक्शन के लिए, क्या कि सवाई राजा इंदौर के तो नहीं थे रूलर। ठीक है, तो यहां पे फॉल्स लिख देते। आखिर थे कहां के रूलर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो ये भी फॉल्स हो गया। गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ द सिख। ठीक है, सिख के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे क्या, जी हां, लास्ट गुरु, लास्ट एंड 10th गुरु, तो ये ट्रू हो गया आपका। फिर क्या है, पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठास इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में पूना जो है तो मराठा की कैपिटल बना, हां या ना, तो आप लिखेंगे यस। ठीक है, तो जब पेशवास जो आ गया, तो पेशवास के टाइम पीरियड में पूना जो है तो वो मराठास की कैपिटल बन जाती, पूना यानी आज का पुणे या फिर पुणे। ठीक है, वो हो गया। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आपका ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आगे अगर देखते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर्स आ गए यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है, व्हाट वर दी ऑफिसेस, ठीक है, हेल्ड बाय सादत खान। अब सादत खान कहां का रूलर था, अभी पढ़ा हमने। ठीक है, तो सादत खान अवध का रूलर था। अब सादत खान के अंडर में कौन कौन से ऑफिसेस थे, उन्होंने कौन कौन से ऑफिस संभाल लिए थे, कौन कौन से ऑफिस के ऊपर पावर रख ली थी। तो दी ऑफिसेस हेल्ड बाय सादत खान इंक्लूड्स सूबेदारी, दीवानी एंड फौजीदारी। सूबेदारी, दीवानी, फौजीदारी, ये ध्यान रहेगा, सूबेदारी, दीवानी, फौजीदारी, मतलब उन्होंने पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री सारे रूल्स संभाल लिए थे। क्लियर है, तो ये सादत खान के द्वारा जो जो ऑफिस होल्ड किए जाते थे वो हो गया। 5th क्वेश्चन क्या है, आप देखो, why did the नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विथ द जागीरदारी सिस्टम। अब जागीरदारी सिस्टम से ये जो आप जैसे नवाब्स को देखोगे, कहां के, अवध के, बंगाल के, ये सारे लोग जागीरदारी सिस्टम क्यों खत्म करना चाहते थे, कारण क्या था इसके पीछे, इसके पीछे का कारण समझना। ठीक है, कारण सिंपल सा था कि जागीरदारी सिस्टम में क्या होता था, मुगल एम्परर जो हुआ करते थे उनके एजेंट्स आ जाते थे। तो अब ये जो नवाब बन रहे थे, जो नए नए स्टेट बन रहे थे, पॉलिटिकल फॉर्मेशन हो रहा था 18th सेंचुरी में, वो लोग चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंटली अपना रूल करें। ठीक है, एंड इन दैट एम्बिशन, ठीक है, इन दैट एस्पिरेशंस, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे अपोज द जागीरदारी सिस्टम, और वी कैन से दैट दे ट्राइड टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ जागीरदार्स इन देयर स्टेट, इन देयर टेरिटरी। तो यहां पे वो हुआ, द नवाब्स एंड अवध, द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल tried to do away with जागीरदारी सिस्टम because they wanted to reduce the मुगल influence in their kingdom। सिंपल सी चीज है, वो मुगल influence को क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे अपनी किंगडम में। So this was all about this question। अगला देखें अगर, तो अब देखो यहाँ पे पूरी कहानी लिखना है आपको। How were the Sikhs organized in the 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में सिख जो थे, तो सिख किंगडम कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती है, एक किंगडम की तरह वो कैसे स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी से स्टार्ट करोगे। ठीक है, रूट्स जो है, फाउंडेशन दो 17th सेंचुरी से अगर स्टार्ट होती है, तो ड्यूरिंग दी 17th सेंचुरी सिख गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। दिस
लेड टू दी रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। ठीक है, रीजनल स्टेट बिल्डिंग हो रहा है पंजाब में सिख के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह के टाइम पीरियड से जैसे आप देखोगे तो वो जो एक रिलीजियस ग्रुप था वो धीरे धीरे पॉलिटिकल शेप लेने लगा। ठीक है, पॉलिटिकल शेप लेने का गुरु गोविंद सिंह फॉट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द राजपूत एज वेल एज मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699। खालसा इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया था, मैंने बताया था, वॉरियर क्लास वाले जो लड़ते थे, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। तो इसी के साथ में क्या है, उन्होंने जब बैटल्स लड़ना चालू करी तो टेरिटरी जीतते भी थे, हारते भी थे, तो पॉलिटिकल शेप ले रहा है। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद में 1708 में द खालसा रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। तो जो गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद में अंडर बंदा बहादुर, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, खालसा रिवॉल्टेड अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड डिक्लेयर्ड देयर सॉवरेन रूल। उन्होंने बोल दिया कि हमारा क्या है, यहाँ पे अधिकार है, ये हमारी टेरिटरी, हम सॉवरेन है इस टेरिटरी के ऊपर। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो आप रिलेट कर पा रहे हो ना कि किस तरह से वो अपने आप को 18th सेंचुरी में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में या फिर सिख कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्लियर है? अब क्या है, बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। उनको पकड़ लिया गया 1716 में, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। 18th सेंचुरी में क्या है, सिख ने अपने आप को फिर से ऑर्गेनाइज कराना स्टार्ट किया। ठीक है, इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्थाज एंड लेटर ऑन मिसल। तो जत्था के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। बाद में यही जत्था जो है तो वो मिसल के नाम से जाना जाने लगा। फिर आते आते क्या होता है, जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे जत्था मिसल बन गए थे। तो सिख अंडर द खालसा डिक्लेयर देयर सॉवरेन रूल एंड देयर टेरिटरीज इन द लेट 17th सेंचुरी। ठीक है, हाँ, एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडस टू जमुना, ये चीज समझो। तो बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनके कंट्रीब्यूशन के चलते क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल यूनिट में देखने को मिलता है सिख कम्युनिटी का। और वो जो सिख कम्युनिटी है वो क्या करती है, वो अब अपने आप को एक्सपैंड करती है और इंडस रिवर से लगा के कहां तक, सतलज रिवर तक एक बड़ा पार्ट जो है वो कवर कर लेते हैं। पूरा पंजाब वाला जो एरिया है, पंजाब वहीं से निकल के आया, 5 नदियों के बीच की जगह जो पंजाब, ठीक है, 5 नदी के बीच की जगह, तो वो पंजाब वहां से बनता है। और फिर क्या होता है कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में जो अलग अलग जत्था थे, अलग अलग मिसल थे, इन सबको यूनाइट किया गया। तो महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड द डिवाइडेड ग्रुप ऑफ सिख एंड स्टैब्लिश द कैपिटल एट लाहौर इन 1799। 1799 में यहां पे आप देखोगे तो सिख एम्पायर वाज एट इट्स पीक। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने सारी चीजों को और सारे अलग अलग ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज कर लिया। ही ऑर्गेनाइज्ड ऑल दी डिफरेंट ग्रुप्स इनटू वन सिख कम्युनिटी और वी कैन से वन सिख किंगडम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में कि हाउ वर दी सिख ऑर्गेनाइज्ड इन दी 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी आर हैविंग, why did the Marathas want to expand beyond the Deccan? ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया क्या कि मराठास जो हैं तो डेक्कनी सल्तनत जो थी, डेक्कनी सल्तनत आदिल शाही की, ठीक है, तो वहां से इमर्ज होती है किंगडम महाराणा प्रताप कह रहा हूं, छत्रपति महाराज शिवाजी जो थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पे मराठा किंगडम की फाउंडेशन रखी है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पूरे डेक्कन पार्ट पे वो अपना कंसोलिडेशन चाहते थे। सवाल ये आता क्यों चाहते थे, देखो, तो मराठास वांटेड टू एक्सपैंड बियॉन्ड द डेक्कन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, एक्सपैंड बियॉन्ड द डेक्कन में ये भी है कि डेक्कन को तो कब्जा करेंगे, उसके बाद में इधर भी आप देखोगे ऊपर दिल्ली तक गए थे ना, तो वो ऐसा क्यों चाहते थे, अपने एम्पायर को इतना बड़ा क्यों करना चाहते थे? दिखती बात है, पहली बात तो यहां पे समझ लो कि एम्पायर जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा किंगडम जो है वो प्रॉस्परस होगा, उतना बड़ा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग दिखेगा ना, तो दूसरे एनिमीज अपने आप ही, अब दिखती बात है, आप हाथी से थोड़ी ना लड़ने चले जाओगे, क्यों? क्योंकि बड़ा दिख रहा है ना आपको, वही चीज रहती है। तो दे वांटेड टू रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे पहली चीज तो क्या है कि अगर आप किसी कुर्सी पे बैठना चाह रहे हैं तो पहले जो बैठा उसे उठाएंगे। मुगल एम्पायर को खत्म करना चाहते थे, उन्हें लग रहा था कि कल्चरली क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है मुगल एम्पायर के अंडर में, तो एक ऑब्जेक्टिव ये था। फिर क्या है, मराठा किंग्स वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का वो पूरा ओवरलॉर्ड बनना चाहते थे और उस ओवरलॉर्ड बनने के लिए उन्हें और पावरफुल होना था, तो उन्होंने डेक्कन प्लेट्यू के बियॉन्ड जाके अपनी किंगडम को एक्सपैंड किया। ठीक है, अब क्या होता है, टू पोजेस द राइट टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। अब ये टैक्स थे, चौथ मतलब 1/4 हो गया और सरदेशमुखी अगर आपको ध्यान हो तो 9 to 10% टैक्स जो लगाया जाता था। ये टैक्स, अब जितना बड़ा एम्पायर होगा उतना ज्यादा टैक्स लगाएंगे, पैसा आएगा, प्रॉस्परस होंगे, मजबूत दिखेंगे। तो उस सेंस में एम्पायर बड़ा करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। क्लियर हुआ ये? क्वेश्चन नंबर 7, why did the Marathas wanted to expand beyond the Deccan? Fine. Moving on to the next question. The question which we are having is, what were the policies adopted by Ashraf Jah to strengthen his position? Ashraf Jah, ठीक है,
अशरफ जहां कहां का रूलर था, जरा ध्यान करो, अब जरा ऐसी चीजें ध्यान करते रहना है, तो आपको ध्यान आएगा हैदराबाद का, ठीक है। अब हैदराबाद का जो रूलर था तो उनकी क्या पॉलिसीज थी ताकि वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर पाए, क्या क्या किया था उन्होंने। तो अगर आपको ध्यान होगा तो मुगल इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश करी पहले सबने, ठीक है, वही सारी चीजें आपको आंसर में लिखना रहेगी। आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर ऑफ डेक्कन, ठीक है, आफ्टर बिकमिंग द गवर्नर ऑफ डेक्कन अशरफ जहां took some important steps to strengthen his positions, ठीक है, अशरफ जहां ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए ताकि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके और मजबूत कर सके अपनी पोजीशन को। तो व्हाट वर दोज स्टेप्स, ही ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया से उन्होंने क्या किया, कुछ स्किल्ड सोल्जर्स को लेके आए वो, ठीक है, ताकि क्या हो कि जैसा मुगल एम्पायर एफिशिएंटली चल रहा था तो उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू, उन्हीं सोल्जर्स की मदद से मैं भी अपने एम्पायर को क्या कर सकूं, एक कह सकते हैं ना कि एक एफिशिएंट वे में चला सकूं। क्लियर। अब आगे देखो क्या है, ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड देम जागीर्स, उन्होंने मनसबदार को अपॉइंट किया, जागीर्स भी ग्रांट करी। तो यहां पे दूसरे अगर रूलर्स, दूसरे गवर्नर से कंपेयर करोगे ना आप, कहां के, तो बंगाल और अवध के, उस केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है अशरफ जहां का अप्रोच। वो क्या करता है, वो जागीर देता है, लेकिन वो अपने हिसाब से जागीर देता है, ठीक है, वो जागीर, मनसबदार को जागीर जो देता है तो अपने हिसाब से देता है। ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्ट, विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली और फेसिंग एनी इंटरफेरेंस, ठीक है। तो क्वाइट इंडिपेंडेंटली ही रूल्ड ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है। उनके टाइम पीरियड में अशरफ जहां ने क्या किया, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी इंटरफेरेंस करेगा कौन, मुगल्स करेंगे, तो मुगल्स के बिना किसी इंटरफेरेंस के रूल किया। ये बात अलग थी कि मराठास ने कंटिन्यूसली इनको क्या किया था, छठी का दूध पिलाते रहे थे वो, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या देखो इस चैप्टर का, तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपकी इस बुक का, वो देख लो, समझ लो जरा अच्छे से। डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जिस तरह की इन्फ्लुएंस मर्चेंट्स की होती थी, जो बैंकर्स की होती थी, क्या वो इन्फ्लुएंस आज भी है, ठीक है, सवाल सीधा सा है। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मर्चेंट्स वर मोर इन्फ्लुएंशियल देन द बैंकर्स। हाँ, ये चीज समझ लो, मर्चेंट्स जो थे तो वो बैंकर से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। कैसे, तो आप समझना कि मर्चेंट्स क्या करते थे, प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारी चीजें, तो जो पैसा था वो बैंकर्स के पास पैसा रखा रहता था, मर्चेंट्स मोबिलाइज करते थे उस चीज को, ठीक है। दे यूज्ड टू प्रोवाइड मोर लोन्स अपॉर्चुनिटीज एट हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा लोन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते थे। बट नाउ विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पीपल प्रेफर बैंक्स। हाँ जी, देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स की ज्यादा इन्फ्लुएंस होती थी, क्योंकि मर्चेंट्स मूव करते थे, लोगों का विश्वास रहता था मर्चेंट्स पे, ठीक है, वही चीज हमने यहां देखी। लेकिन आज क्या हो रहा है, विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पीपल प्रेफर बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंट एट चीपर रेट्स। अब क्या होता है आज, लेकिन आज लोग मर्चेंट्स से पैसा लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि मर्चेंट्स चार्ज भी ज्यादा करेगा, कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं उसका, ठीक है, फॉर्मलाइज नहीं है वो सारी चीजें, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है वो सारी चीजें। यहां पर क्या हो रहा है आज के कंडीशन में अगर देखेंगे तो पीपल आर एजुकेटेड, ठीक है। अब एजुकेशन जैसे जैसे स्प्रेड होते चले जाता है तो लोग एम्पावर हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बैंक्स आर मोर रिलायबल, ठीक है, दे विल चार्ज लेस इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फाइनेंशियली जो फाइनेंशियल अगर मॉडल को आप समझोगे तो बैंक्स प्रोवाइड लोन्स एट अ चीपर रेट्स, ठीक है। तो वो सारे एडवांटेजेस को कैलकुलेट करते हुए आज क्या है, मर्चेंट्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी बैंक की है, और 18th सेंचुरी में बैंक्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी जितनी मर्चेंट्स की थी। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर अब पूरी तरह से कंप्लीट होता है। स्वाहा, पूर्णाहुति देते हैं इसे, ठीक है। पूर्णाहुति किस चीज की, तो क्लास 7th हिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट चैप्टर जो था तो उसकी थ्योरी पार्ट तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी। क्वेश्चन आंसर भी क्या हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है, आपने एंजॉय किया है, मजा आया है क्लास 7th हिस्ट्री पढ़ते हुए। ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताना है। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।